देख लो, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे पर्सन आने वाले हैं। शांति के साथ बैठे रहना और एक एक सवाल सुनूंगा तुमसे, एक एक लाइन सवाल होगी। हो सकता है पीटी का एकदम तुरंत वही से सवाल पूछ ले, ठीक। इसलिए एक एक लाइन बहुत गौर फरमा, क्योंकि सब्जेक्ट पर ना मेरी बहुत अच्छी खासी पकड़ है। समझेगा मेरा मानना कि इस सबसे पहले मैंने ये लिया था, जब इस तरह रिजल्ट नहीं आ रहा, लोगों ने ऐसी ऐसी भ्रांतियां फैलाई ना समाज में कि जियोग्राफी का रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा है, इस साल को रिजल्ट नहीं है, मतलब मेरा मन तोड़ दिया, फिर जियोग्राफी ऑप्शनल छोड़ दिया, ठीक। नहीं तो मेरे इस मन में सर्वोच्चता प्राप्त थी, इतनी सर्वोच्चता प्राप्ति मैंने सोचा कि मैं जो इकोनॉमिक्स ना लूं, इकोनॉमिक्स छोड़कर मैं ज्योग्राफी ले लूं। इस पर पहले तो मुझे अच्छी खासी पकड़ थी मेरी 2017-18 पे। मुझे बहुत अच्छा लगता था, पहाड़ कहाँ, पर्वत क्यों बने, पठार कैसे, पृथ्वी के अंदर क्या होगा, बाहर क्या होगा, दुनिया कैसे बनी, मुझे इंटरेस्ट था बस मेरा बचपन से। मैंने पढ़ाया हुआ तो पहले बताया होगा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था। किसी चाय वाले दुकान में बैठ जाना मैं तो ये देखो था, बैठ डिस्कवरी चला, एनिमल प्लांट डिस्कवरी, ऐसे ऐसे लेसन देखता था। हाँ चले, सुन लो, सुनो 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 सुनो, देखो ये हमारा अर्थ से क्या हुआ, पूरी पृथ्वी को ना हमने कुछ अक्षांश रेखाओं में बांटा हुआ, पूरी पृथ्वी को। और ये अक्षांश रेखाएं वास्तव में कोई रेखाएं नहीं है, काल्पनिक रेखाएं, ठीक। जैसे एक तरबूज ले लिया, तरबूज, उसके चारों तरफ इसकी एक लाइन खींच दी, ऐसा कर दो, खींच दी चारों तरफ लाइन, ये काल्पनिक रेखा है, अपने हिसाब से खींची हुई, डिजाइन करने के लिए। समझ रहा है बात है। और ये भी घटती बढ़ती रहती है, अक्षांश कभी भी स्थिर नहीं रहते, वे भी कभी ऊपर हो जाएंगे, कभी नीचे हो जाएंगे। क्या कारण है, जानेंगे। पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। नंबर फर्स्ट, पृथ्वी प्रकार ग्रह है, दो प्रकार की गति करती है, एक घूर्णन गति, एक सूर्य के चारों ओर की जो गति हो ना, उसे बोलते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति को हम परिभ्रमण गति भी कह सकते हैं। तो पृथ्वी पृथ्वी प्रकार दो प्रकार की गति हो, एक तो परिभ्रमण गति, जो पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है चारों तरफ, तो 365 साल 6 महीने समथिंग, 365 साल कुछ महीने कुछ दिन लगते हैं इसे, ठीक। इतना समय लगाते हैं। ये तो 4 साल बाद 366 दिन हो जाए साल में, तो जुड़ के इतने टाइम हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बाद में। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी देर में घूमती है, 24 घंटे में घूमती है। तो जो 24 घंटे वाला बाद हिस्सा ना, ये सूर्य के सामने हो, 24 घंटे वाला आधा भाग, तो इस भाग में रात होगी, इस भाग में फिर सवेरा होगा, जहाँ सूर्य यहाँ निकल रहा है, इसलिए पृथ्वी पूरी पृथ्वी गोल, इस भाग में यहाँ 12 घंटे तक दिन आएगा, 12 घंटे बाद वाला हिस्सा दूर आ जाएगा, हमारे यहाँ दिन हो जाएगा, उनके यहाँ रात हो जाएगा। समझ में आया। तो पृथ्वी कितने प्रकार की गति हो, दो, एक तो परिभ्रमण गति, अरे घूर्णन गति। अब पृथ्वी घूर्णन गति के कारण दिन रात हो, ये वाला हिस्सा ना घूम रही है ना, घूमने के कारण घूम के वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, तो उसके कारण तो दिन रात होगी। तो दिन रात क्यों हो रहे, तो ये वाला भाग है ना, जो पीछे वाला भाग है, यहाँ अंधेरा छा जाएगा, सूर्य के प्रकाश ऐसे चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये इस वाले भाग को अंधेरा छा जाएगा, तो वहां फिर अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी। इस तरह धीरे धीरे 12 घंटे बाद दिन, 12 घंटे बाद रात आती रहती है, ठीक। वो हम आगे ये बात करने वाले साइड से अलग से। लेकिन आज हम पढ़ने वाले कि विश्व के जलवायु प्रदेश कैसे कैसे, पूरे वर्ल्ड में जो जलवायु प्रदेश कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, ये आज हमारा टॉपिक है। चट्टकाल से तो हमारे नाम जलवायु का वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु का वर्गीकरण, दो वैज्ञानिक हमारे पास, एक तो कोपेन, एक थोर्नथवेट। लेकिन कोपेन का समझना जरूरी, और इसे टारगेट करके सवाल पूछा हुआ, क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन लगाया था ना, समझ में आया ना बात, कि जो कोपेन था ना, कोपेन ना अपने पूरी दुनिया में जलवायु का वर्गीकरण कैसे करा, बहुत तेज था। मेरे हिसाब से जो कोपेन था वो चोर था। कौन था, चोर। अभी तुम्हें बताऊंगा मैं, जब दूसरे वाले बोर्ड पर जाओगे ना, तो तुम्हें बताऊंगा कि कोपेन चोर था। लेकिन इस बात को ना क्वेश्चन को होल्ड कर लो, आज समझ लो, कोपेन अभी जिंदा होता ना तो तुम्हें मार देता। ठीक है, उसकी मेहनत को चोर बता रहा, क्यों कह रहा है ऐसा, मुझे पढ़ के पता लगा, मैं नहीं कह रहा ऐसा, मुझे पढ़ने के बाद पता लगा कि कोपेन मुझे चोर लगा, ठीक। अब चोर कह दो, या फिर ऐसा कह सको मॉडिफाई साइंटिस्ट, मॉडर्न साइंटिस्ट कह दो, कि दूसरों का सिद्धांत कॉपी करके ना जब सोचा है, अगर मूल रूप से सोचता ना, मैं उसे साइंटिस्ट मानता हूँ। ऐसा जो दूसरों को कॉपी करेगा वो कहीं का साइंटिस्ट है। एक्सेप्ट करो, वहां से एक्सेप्ट करा, वहां से सीखा। क्यों कह रहे कि हमने अपना नियम बनाया, जलवायु ऐसी होनी चाहिए, अलग अलग जगह अलग अलग स्थानों पाई जा जलवायु।
आया था? कभी सोचा है कि ये कैसे पता लगा होगा वैज्ञानिकों को कि यहाँ तापमान इतना हो रहा है, यहाँ मौसम ऐसा, वहां गर्मी ज्यादा? तो तीन कारण है इसके, तीनों तीन बातें पढ़ने वाले आज अच्छे तरीके से। कहाँ कहाँ कैसा तापमान, कहाँ कहाँ कैसी जलवायु होगी, ठीक, और कहाँ कहाँ कैसे लोग रहते होंगे, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, कहाँ कहाँ सर्दी पड़ने वाली, कहाँ गर्मी पड़ने वाली, कहाँ कैसा मौसम है, कौन कौन से स्थानों को क्या कहते हैं। आज तो बस तुम्हें याद करना, आज याद करने का डाटा हमारे पास, ठीक। और ये डायग्राम भी पता होना चाहिए, अगर तुमने मन बना देना डायग्राम ये तो टीचर खुश हो जाएगा। समझ में आ बात है? लेकिन क्वेश्चन तो तुम्हारे हो जाने वाले सारे इसके। देखो ये हमारी अर्थ पृथ्वी, इसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसके उत्तर में ना 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरह करके 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर, 90 नीचे। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर वाला भाग ना उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दुनिया की ना विश्व की अधिकांश जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में बसी हुई, लगभग 2/3 आबादी। अगर पूरी दुनिया में 100% आबादी तो लगभग 75% आबादी ना इस ऊपर वाले इलाके में रहती है, यानी नीचे वाले इलाके में बहुत कम लोग रहते हैं। इसका तो तुम्हें मैंने खंड नहीं पढ़ाया, कैसे पेंजिया था, फिर टूटता चला गया, फिर ऐसे जुड़ता चला गया। डिवीजन करो, समझ रहे? तो उत्तर वाला भाग है, उत्तर वाला भाग तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जलवायु पाई जा, तो जितनी जो जलवायु पाई जा ना अक्षांश रेखाओं के हिसाब से, जैसे हाँ लिखा हुआ है एक अक्षांश रेखा, 2, 3, 4, 5, 6, अच्छा 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 डिग्री 111 किलोमीटर की दूरी हो, 1, 2, 3, इस तरह करके 90 अक्षांश रेखा। और जरा ये 0 डिग्री, तो 0 डिग्री मान लेना 10 डिग्री यानी 10 डिग्री, ये बीच वाला जो क्षेत्र दिखेगा ना 10 डिग्री आसपास वाला, 10 डिग्री के आसपास वाला जो क्षेत्र दिखाई देगा, 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, ये बीच वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो मैं उत्तर वाला भाग अच्छी तरह समझा रहा हूँ, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या ज्यादातर उत्तर में बसी है सारा देश। उत्तर का समझ लेना तो दक्षिण का खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो जलवायु ऊपर होगी ना उत्तर में वही दक्षिण में पाई जाएगी। आया समझ? तो मैं उत्तर का भाग ले रहा हूँ क्योंकि वहां महाद्वीप भी है और समझने में भी आसानी रहेगी। समझ में आया बात है? और अपने लिहाज से बना रहा हूँ, एनसीईआरटी के चैप्टर में ऐसा कोई नहीं लिखा हुआ। समझ में आया बात है? ठीक, ऐड ऑन कर लिया मैंने कुछ डाटा समझाने के लिए, ताकि मैं सारा डाटा मुझे ज्यादा ना लिखना पड़े और मैं डायग्राम के जरिए समझा सकूं। तुम्हें है आसान लेकिन बहुत ठीक, तो तुम लिख भी सकते होंगे। अभी कोपेन की बात नहीं आ रही, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, फोन त्रेट का जलवायु वर्गीकरण वो बाद में आगा। अभी ये नहीं पढ़ने नाम लेकर भी कुछ भी, मैं बताने जा रहा हूँ जलवायु का वर्गीकरण कैसे कैसे कर रखा है और कौन कौन सी कहाँ की जलवायु कहते हैं। और तुम अपने दिमाग में ना वर्ल्ड का मैप लेकर आना कि यहाँ इस टाइम ये देश स्थित हो सकता है, आया समझ लो? ठीक, अपने दिमाग को सेट कर दो, क्योंकि मैं पहले पढ़ा रखा तुम्हें। तो विश्व की जलवायु प्रदेश पढ़ने वाले हैं, विश्व की जलवायु प्रदेश, इतनी बात बताओ समझ में आई? तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश, सुनोगा मैं सही कि आपने बताया विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच वाला जो क्षेत्र होगा उसे हम ITCZ बोलते हैं। ITCZ, इसे कहते हैं इंटरनल ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। कंजर जोन नहीं, कन्वर्जन जोन। कौन सा जोन? क्या? इंटरनल ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ट्रॉफी नहीं है, ट्रॉपिकल है, नींद चढ़ रही है। कन्वर्जन जोन, कौन सा? कंजर जोन, कंजरवन जोन, कन्वर्जन जोन। अच्छा, हिंदी में एक बार नाम बताऊंगा, याद कर लेना, बहुत जरूरत पड़ने वाली। अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, अंतः का मतलब अंदर का, अंतः उष्ण, उष्ण का मतलब गर्म, कटिबंधीय, कटिबंधीय बताता है एक प्रकार का क्षेत्र हो, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र हो उसे हम कटिबंध कहते हैं, वो ये क्षेत्र। अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इंटरनल ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? कहां पाया जाएगा? जो पृथ्वी होगी ना उसके 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो भी एक क्षेत्र पाया जाता है उसे ITCZ कहते हैं। क्या हो ITCZ? जो बीच का क्षेत्र होगा ना उसका ITCZ बोलेंगे। सब बात बताओ। भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं इसे, बताओ। अक्षांश भी कह सकते, क्या कहते हैं? पूरा नाम ITCZ का, फास्ट थोड़ा। कन्वर्जन। आप बताओ हिंदी में क्या नाम बताया? बताओ भूगोल की क्या था?
क्या क्या बदतमीजी चल रही है? तो ये क्या चल रहा है? क्या हुआ ITC जेड का पूरा नाम? अच्छा, ITC जेड की खास बात हो, ये ना खिसकता रहता। अभी ITC जेड यहाँ ना ऊपर भी चला जाएगा, नीचे भी चला जाएगा पृथ्वी के, वो कब खिसका कब इनमें बदला होता रहता। अक्षांश रेखाएं ना अपने आप को बदलती रहती है, कभी एक जैसी नहीं। आया समझ में? मेरे यार बदलना जाना गाना जो ITC जेड की खास बात, ITC जेड के उत्तर में ना, मान लो यार ITC जेड मान लेते हैं, मान लो तो हमने पढ़ दिया, क्या मान लिया? पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मान के खत्म कर दिया। ये क्या लिखा हुआ? हेलो मैडम, व्हाट इज दिस? दिस इज द इंटर्न ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अंतः जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ना, इसके 30 मान लो यहां तक का जो क्षेत्र है ना, इसके 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में नीचे जो हवाएं चलती है उन्हें बोलते हैं व्यापारिक पवने। ये उत्तर से चलेगी, उत्तर से। इन्हें ट्रेड विंड बोलना, ट्रेड विंड। विंड माने हवा नहीं होती, पवने क्या? तो ट्रेड माने व्यापार, तो क्या बोलोगे? व्यापारिक पवने। उत्तर की ओर चल रही है तो इन्हें कहेंगे नॉर्थ ट्रेड विंड। नॉर्थ ट्रेड विंड। जब तक नहीं बोल देंगे तो मैं बोलता रहूंगा नॉर्थ ट्रेड विंड। ठीक। अच्छा, जो नीचे चलेंगे ना क्या बोलेंगे? साउथ ट्रेड विंड। व्यापारिक पवन क्या क्यों कह रहे? जैसे पता लगा ऊपर से कोई जहाज आ रहा है पानी का, आया है भाई, पानी का जहाज आ रहा है, तो पानी के जहाज के लिए जो मोटर से बंद कर दो तुम, और वो ना अपने आप ही हवाएं इतनी तेज चलो तो आगे खींच के लेके चली जाएगी, उसका तेल भी बच जाएगा और व्यापार में उसे लाभ हो जाएगा। तो ये जो व्यापारिक पवन बोल रहे हो, आया समझ लो? ठीक, इधर से जाएगा तो जो पानी का जहाज जाएगा धीरे धीरे, तो व्यापारिक पवन हुए ये ना व्यापार में सहायता उत्पन्न करता और लाभ भी पहुंचाता, इसलिए ना व्यापारिक पवन बोल रहे। पानी के जहाज को गति दे देगी, इन्हें नाम व्यापारिक पवन पड़ेगा। कुछ हल्का हल्का समझ में आया? कुछ फैक्ट पढ़ाते पढ़ाते ऐसे हो दिल पर लग जा, हाँ लग जा दिल को, तो तुम पूरी जिंदगी नहीं बोल सकते। और तुम्हें बताइए सारी बात दिल पर लगने वाली करूँ, ठीक? कोई दिक्कत नहीं है? तो कौन सी पवने? व्यापारिक पवने। ये ना उत्तर में भी चलेगी और दक्षिण में भी चलेगी। ठीक, मान लो यहाँ तक का जो क्षेत्र रहने वाला ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य व्यापारिक पवने चलती है। व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने चलती है। याद आएगी बात क्या? चलो उसे तो बाद में बात। तो जो उत्तरी व्यापारिक पवने चलेगी उसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। पूर्व की तरफ नहीं आने पवने, इन्हें बोलेंगे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। इधर पूर्व नहीं आएगा, इधर तो नहीं आ रहे पवने आएगा। तो ट्रेड विंड चलती है, जो बीच वाला क्षेत्र है इसे डोल ड्रम बोलते हैं। डोल ड्रम, डोल ड्रम। इसकी खास बात हो जो हाँ 80 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश वाला जो क्षेत्र हो ना, तुम घर जाकर ना वर्ल्ड मैप में आज भी जब तुम फ्री हो जाओ तो जाकर देखना 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच मध्य कौन कौन से देश आ रहे और कौन कौन से क्षेत्र आ रहा, जरूर देखना चाहिए। तुम जब तुम्हारा होमवर्क होना चाहिए, चाहे तुम लास्ट में जाते सोते सोते देख लो या फ्री हो तो तब भी देख लो, लेकिन देखना चाहिए तुम्हें, क्योंकि बार बार तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश को तो ये पक्की बात है वाला क्षेत्र ना हमें जाने वाला, ओहो ये ना पक्की बात है। इंडोनेशिया वाला भाग भी है, ये सारा का सारा ITC जेड हमारा। और जो ITC जेड वाला क्षेत्र होगा ना अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, गर्म होगा, तापमान तो पक्का ज्यादा होगा वहां। आज विषुवत रेखा के आसपास में जो तापमान हमेशा ज्यादा रहता और वहां का पानी ना वाष्प बनकर तेजी के साथ उड़ता और उसके अंदर ना फिर वातावरण में नमी रहती है, अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है और इस भाग में ना नदियां भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाएगी, क्योंकि जहां वर्षा होगी वही नदियों का जन्म होगा। आज तेरी नदियों में बह जावा। तो बताओ जो डोल ड्रम, इस क्षेत्र का नाम है डोल ड्रम। बताओ डोल ड्रम समझ में आया क्या क्या था? इसे तापमान ऊंचा होगा, नहीं डोल ड्रम होगा तापमान ऊंचा, आर्द्रता भी ऊंची होगी। आर्द्रता का मतलब नमी। आ जाओ भाई बात, आर्द्रता क्या होगी? नमी। आर्द्रता मतलब नमी होगी, तो नमी यहाँ के वातावरण में ज्यादा होगी। जब नमी ज्यादा होगी तो फिर वर्षा भी ज्यादा होगी। ठीक है, देखो उच्च वर्षा होगी, और उच्च वर्षा होगी तो वहां फिर पेड़ पौधे भी अधिक मात्रा में होंगे, जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहां जीव जंतु भी होंगे, और जहाँ जीव जंतु होंगे पेड़ पौधे होंगे, सब कुछ तो होगा वहां, पानी भी होगा, जल भी होगा और पेड़ पौधे भी है, रहने के लिए अच्छा स्थान है, तो वही तो जैव विविधता पाई जाएगी। ऐसे स्थान को तो जैव विविधता अच्छे से बोल रहे, जैव विविधता वहीं पाई जा। ऐसा भाई जी बता दो, आपके दिमाग में कोई आ रहा था जरा 10 डिग्री से लेकर और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिण अक्षांश में आपके दिमाग में है कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ जैव विविधता अधिक मात्रा में पाई जाती हो?
या तापमान भी ऊंचो, जरा हमें बताओ वहां आर्द्रता भी अधिक मात्रा में हो, जरा बताना करिए जरा। ऐसे समझो, आप तो बस ये रटवा रहे हो, कोई उदाहरण दे दो तो मजा आ जाएगा एक बार। अच्छा उदाहरण चाहिए, ले उदाहरण साइड में। अमेजन बेसिन का नाम सुना तुमने, जहाँ अमेजन नदी बहती है, आज घर जाकर देख लेना अमेजन बेसिन, पूरा मैं पढ़ाया हूँ तो तुम अमेजन नदी के बारे में पढ़ाया हूँ, पढ़ाया नहीं? तो जो अमेजन बेसिन है ITC के अंतर्गत आओ, और ITC के अंतर्गत आगा, ये तीनों कंडीशन फुल होगी, वहां से तापमान वहां नहीं उच्च पाया जा, वहां से जब तापमान उच्च पाया जा वहां आर्द्रता भी अधिक मात्रा में पाई जा, जब आर्द्रता भी अधिक मात्रा में पाई जाएगी वहां वर्षा भी अधिक मात्रा में होगी। और जैव विविधता के मामले में तो कहा जा अमेजन के जंगलों को ना धरती का फेफड़ा कहा जा। आज बदलो तुमने भी सुना होगा, पहले लॉकडाउन में ऐसी घटनाएं आई थी कि धरती का फेफड़ा आयो, सही बात, 20% ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो रही पूरी दुनिया को। कांगो बेसिन, अच्छा जो अभी तो मैं नीचे इधर दक्षिण अमेरिका हो, इधर अफ्रीका हो, दक्षिण अफ्रीका बीच में तो कुछ नहीं है ना, यहाँ क्या है अफ्रीका, अफ्रीका में एक कांगो घाटी पड़ेगी, कांगो घाटी, कांगो घाटी, जो कांगो घाटी पड़ेगी ना, जो कांगो नदी बैठती है आया समझ में। पूरा अफ्रीका का मैप पढ़ाया था, अफ्रीका के मैप में जाओ और देखो जो कांगो बेसिन है, बेसिन भी तुम जानते, बेसिन भी समझाया मैंने, किसे कहते हैं, एक प्रकार का थाला हो, आया समझ में, जिसमें नदी बहती है, उसके आसपास का क्षेत्र बेसिन कहलाता है, वो बेसिन है। कांगो बेसिन भी इसका ये आसपास का क्षेत्र। इंडोनेशिया द्वीप समूह बढ़ाया मैंने तुम, इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों को मिलकर बना हुआ, कितने 18,000, बहुत सारे द्वीप, तो कुछ द्वीपों को जनसंख्या रहती है वहाँ। इंडोनेशिया द्वीप समूह वो भी पूरा का पूरा इसके ITC के अंतर्गत आगा। इस जहाँ जहाँ भी आगा ना अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाएगी, और तुम जाकर सर्च करके देख लेना इसके बारे में, समझ आई बात। यार कोई दिक्कत है बताओ, ITC जो अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वहाँ अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाए नहीं पाई जाती? अगर इस तरह स्टेटमेंट दे दिया अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, गलत सही हो? ऐसे स्टेटमेंट दो फिर कंफ्यूज हो जाओ। अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च आर्द्रता पाई जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तापमान भी उच्च पाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ बात, ठीक। और वहां ना वहां के अगर ऐसे स्टेटमेंट वहां के वातावरण में ज्यादा नमी होती है, ऐसे साधारण भाषा में, तो वही मतलब वही से समझ में आ बात है। क्योंकि सूर्य की किरणें लगातार खड़ी पड़ती है, साल भर खड़ी पड़ती है सूर्य की किरणें, यहाँ सूर्य की किरणें ना इस भाग पर साल भर लगातार खड़ी पड़ती है। सूर्य ना जो सूर्य जैसे सूर्य की किरणें ऐसे पड़ रही है, इसको इस अक्षेत्र पर पड़ रही, ये वाला भाग तो घूम के जा रहा इस वक्त। सूर्य अगर जाना स्टार्ट करेगा ना तो 23.5 डिग्री तो ऊपर नहीं जा सकता ना, 23.5 डिग्री अक्षांश से नीचे जा सकता, आया समझो। तो सूर्य कभी तो उत्तरायण होना स्टार्ट कर देगा, कभी दक्षिणायन होना स्टार्ट कर देगा। जब सूर्य ना उत्तरायण होना स्टार्ट कर देगा तो दक्षिणी भाग होगा वहां ठंड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, आया समझ। जब सूर्य दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाएगा, आया अभी पता क्या होगा, अभी हमारे यहाँ ठंड बढ़ती चली जाएगी, क्यों? क्योंकि जो सूर्य है ना वो दक्षिणायन होना स्टार्ट हो चुका है, तो उत्तर के जो भाग होंगे ना वहां ठंड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, आया समझ। तो इसका मतलब तुम नजर आ सकते हो, तो अगर तुम भूगोल देखता हो तो कि सूर्य ना तुम नहीं कहेंगे कि सर्दी आई, दूसरी भाषा में ऐसा कहेंगे, क्या कहेंगे, सूर्य ना उत्तरायण दक्षिणायन होना, दक्षिणायन हो रहा, आया समझ, ठीक। उसके बाद सूर्य का ना फिर मूड बदल जाएगा 21 दिसंबर के बाद, इस दिसंबर के बाद मूड बदल जाएगा, फिर बड़ा दिन होना स्टार्ट हो जाएगा 25 दिसंबर को, कहते नहीं लोग, मूड बदल जाएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर चल जाएगा। और जब फरवरी मार्च अप्रैल तक, मार्च फरवरी का महीना पार करते है, फरवरी के बाद क्या मार्च, मार्च के बाद क्या अप्रैल, अप्रैल तक यही पहुंच जाएगा, फिर गेहूं काट पे पहुंच जाओगे तुम नाम उठा, तुम क्या जाना, तुम तो गए नहीं, हम तो गए यार, इतना बताओ समझ में आया नहीं यार, कोई प्रॉब्लम? तो सारा खेल उसका ही है, सूर्य का ही है, ठीक। अब इतने क्षेत्र को ना भूमध्य रेखा नहीं आ रहा 0 डिग्री अक्षांश को, उस रेखा को भूमध्य रेखा नहीं कहते, तो भूमध्य रेखीय जलवायु कहते हैं। अब बताओ भूमध्य रेखीय जलवायु समझ में आई कि नहीं है? कहाँ हूं जब भी मैं कहूं तुम कि बेटे बताओ कि जो भूमध्य रेखीय जलवायु क्या हो, इसका मतलब आप ना भूमध्य रेखा जलवायु बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो अमेजन नदी है ना वो भूमध्य रेखीय जलवायु में स्थित है, वहां की जो जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु हुआ, भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु हुआ, समझ आई बात। तो उसका नाम रख दिया भूमध्य रेखीय जलवायु, आया समझ में, भूमध्य रेखीय जलवायु। अब बताओ जलवायु एक बड़ा शब्द, इसका मतलब इसमें जब भी परिवर्तन होगा ना तो भूमध्य रेखीय जलवायु हम कहने लगे तुम भूमध्य रेखीय जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब पक्की बात है 1000 साल लगे होंगे परिवर्तन होने में, 100 साल 150 साल ऐसे लगे होंगे, ठीक। अब इसमें परिवर्तन होने का मतलब कुछ भी हो सकता है, क्या तो यहाँ तापमान उठ की जगह कम हो रहा होगा, ऐसे परिवर्तन होने का मतलब क्या ऐसे हो सकता है तापमान और ज्यादा बढ़ गया होगा, या आर्द्रता उसके मौसम में कम हो चुकी होगी, जैव विविधता पर फर्क पड़ रहा होगा, ये जो मतलब होगा इसका। यहाँ तो मेन सा क्वेश्चन इस तरह का, छोटे छोटे क्वेश्चन, पीटीए क्वेश्चन, ITC के बारे में समझ में आया, थोड़ा ऊपर चलो लेवल बढ़ाओ। एक खास बात बताना चाहता हूं तुम 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश, 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश, जो 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश है ना वहां देखो व्यापारिक पगड़े चलती है, 30 डिग्री अक्षांश के नीचे और 10 डिग्री के ऊपर कौन सी पगड़े चलती है? और ये व्यापारिक पगड़े ना पूर्व से आगे, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बोल रहा, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड,
इन्हें बोलो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, यहाँ से चलती होगी। अभी ये पौने चलती होगी ना, इनका पौने का चलने का तरीका ही गजब हो। पता कैसे तरीका हो? रास्ते में कोई महाद्वीप आया, रास्ते में कोई महाद्वीप आया, महाद्वीप कोई लोग नहीं है, ऐसे समझने वाली बात है। ये महाद्वीप एक प्रकार का स्थल है, ठीक। महाद्वीप आया, ठीक, अमनदीप नहीं, महाद्वीप, अमनदीप नहीं, महाद्वीप है वो। महाद्वीप आया, और जैसे ही महाद्वीप आया उसका क्या नाम था जो उसका था, जिसके साथ आवा था वो सरदार जी? अच्छा, पाजी। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, इधर देख लो, इधर चुप हो जाओ, बात ना करो। चले 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 चले। ऊपर से कौन सी जलवायु आ रही? ऊपर से ये मानसूनी जल में लगा, जब वाष्पन को पानी ऊपर उड़ रहा, वाष्पन का पानी ऊपर उड़ रहा, ऊपर से व्यापारिक पवनें चल रही, ये व्यापारिक पवनें ना उस बादल को लेकर आगे बढ़ेगी, यहाँ महाद्वीप से टकरा गई, इस भाग में अधिक मात्रा में ज्यादा वर्षा कर देगी, इस वाले भाग में ज्यादा वर्षा होगी नहीं होगी, यहाँ टकरा गई है जब, तो यहाँ की जो जबरदस्त मात्रा में बारिश हो रही, किसके कारण? मानसून के कारण। वही तो हवाई लेके चल रही है, बादल तुम लोग देखेंगे बादल जाते हुए, वही तो लेकर चलना, ये व्यापारिक पवन लेके चल रही, महाद्वीप के इस वाले भाग में ज्यादा वर्षा करेगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना, तो उसके अंदर ना जो वर्षा होगी, जो जो यहाँ का पानी होगा, मतलब जो हवा आई थी उधर से, व्यापारिक पवनें आई थी, व्यापारिक पवनें, यहाँ की जो जलवायु होगी ना, वो मानसूनी जलवायु होगी, बार बारिश हो रही वहां, बार बारिश हो रही वहां। जैसे ना जैसे पवनें आगे बढ़ती रहेगी, उसके अंदर ना आर्द्रता कम होती रहेगी, नमी कम होती रहेगी, क्योंकि सारी बारिश तो उधर ही करती, जैसे जैसे इधर जाएगी तो मात्रा कम घटती चली जाएगी। यानी महाद्वीप के ना पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होगी और पश्चिमी भाग में धीरे धीरे कम वर्षा होगी। और जब तो कहता है मरुस्थल हमेशा पिछले वाले भाग में पाए जा, जब यहाँ तक लास्ट तक पहुंचेंगे ना, मात्रा खत्म होती है। भारत का नक्शा देखा, भारत का नक्शा इधर से चलेगी ट्रेन, इधर धीरे 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 ये वाला भाग है ना पूरा का पूरा पश्चिमी भाग में पड़ेगा, जैसे पश्चिमी भाग तक पहुंचेगी ना, मात्रा कम हो जाएगी। और भी कारण है, सहारा में भी ऐसा ही हो, सहारा मरुस्थल में भी ऐसा ही हो, आया समझ लो। सहारा मरुस्थल में ऐसे ट्रेन विंड चलेगी, ऐसा करके ट्रेन विंड जैसे चलेगी, ऐसा करके ट्रेन विंड चलेगी ऊपर से, उधर वाले भाग में वर्षा करेगी, सारा जो सहारा वाला भाग है ना वो पश्चिम में पड़ जाएगा। जब पश्चिम में पड़ जाएगा, इसका मतलब ये होगा वहां तक पहुंचते पहुंचते जो व्यापारिक पवनों के अंदर नमी की मात्रा होगी ना, कम हो चुकी होगी। आया समझे? जो मॉइस्चराइजर हो, मॉइस्चराइजर बोल रहे हैं नमी जिसे बोल रहे, ठीक, वो ना धीरे धीरे साइड से पहले छूट जाएगा। इस भाग में यहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाएगी, और जो बीच वाला भाग है ना अर्ध शुष्क हो जाएगा, अर्ध शुष्क। कैसा? अर्ध शुष्क। आज समझ, आप अलग अलग नाम से जाना, अलग अलग जगह, और जैसे जैसे इधर जाओगे ना तो उसका अलग नाम हो। आइए दर्शन करवाते हैं। देखो देखो, इधर इधर यहाँ कौन सी जलवायु पाई जाएगी? अब बीच वाला जो भाग है ना, यहाँ सवाना जलवायु पाई जाएगी, यहाँ सवाना जलवायु, यहाँ अर्ध शुष्क जलवायु जिसे बोल रहे हैं ना, सारा समझ में, इसके अंदर ना इसके अपेक्षा कम नमी होगी, समझ में आया? और इस भाग में पहुंचोगे ना तो हाल ही बुरा हो चुका, ठीक। हाल क्या, और क्या बताया था अभी क्वेश्चन लिखवाया था, 20 से 30 के मध्य, 20 से 30 के मध्य, 20 से 30 के मध्य मनुष्य जलवायु पाई जाएगी। और क्वेश्चन पढ़ना जरा जो मैंने इसका लिखवाया था दूसरा, बैठ है ना। अब इसका उत्तर बताता हूं अपनी जुबान में बोलकर, इसका उत्तर कहां से चलेगा? मैं होता तो इसका उत्तर कैसे लिखता, ठीक। अब मुझे इस क्वेश्चन का 150 वर्ड में उत्तर लिखना, ऐसा तो लिखने वाला नहीं है। हम जानते हैं पृथ्वी, हम जानते हैं 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। उत्तर स्टार्ट, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। इसके उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इधर साइड में मैप बनाऊंगा पृथ्वी का, ऊपर लिखा उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, ऐसे समझ लो। इधर साइड में ये वाला डायग्राम बनाऊंगा, इधर वाला बनाऊंगा, ठीक। हम जानते हैं पृथ्वी के, ऐसे लिखा। उसके बाद पृथ्वी के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश को, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश को अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात ITCZ कहते हैं। ITCZ कभी भी स्थिर नहीं होता है, या स्थिर होता है समय समय पर खिसक कर आता है। दैट्स ऑल फिनिश्ड, कोई दिक्कत? इसके उत्तरी भाग तथा दक्षिणी भाग में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में दोनों ओर से, उत्तर की ओर से दोनों ओर से व्यापारिक पवनें चलती हैं। कौन सी पवनें? व्यापारिक पवनें नमी को चुरा कर लाती हैं, ठीक, तथा महाद्वीप के पूर्वी भाग में अधिक मात्रा में वर्षा करती है। यह व्यापारिक पवनें जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती है, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती है तो इनके अंदर नमी की मात्रा कम होती जाती है। सबसे बेस्ट उत्तर पढ़ा हो तो दिल खुश हो जाएगा।
आगे की ओर बढ़ती है तो इसके अंदर नमी की मात्रा कम होती जाती है कि नहीं होती है। जब ये व्यापारिक पवनें महाद्वीप के किसी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पहुंचती है, पश्चिमी भाग में पहुंचती है, तो इनके अंदर नमी की मात्रा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, इसलिए महाद्वीप के पश्चिमी भाग में मरुस्थल का निर्माण होता है। क्वेश्चन खत्म। यह पूरी प्रक्रिया 10 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य ही होती है। क्यों उत्तर आया? मैप बना दीजिए वाला उत्तर मैप बना दो, क्यों नहीं मिलेगा ना उत्तर? और ज्यादा तुम्हारे पास टाइम है, 4 वर्ड का मैप बनाया फटाफट, महाद्वीप के फटाफट 33 स्पीड से जाकर ना मैप में दर्शा दिया। देखो सहारा मरुस्थल, यहाँ भारत के अंदर रेगिस्तान मरुस्थल, जहां पश्चिमी भाग में पाया जाएगा, इसके अंदर देखो अटाकामा मरुस्थल है, यहाँ से दक्षिण अमेरिका में। मैप का नंबर भी लगाते हैं 23 स्पीड का, जिसको टाइम होता है दर्शावा में। इतनी लिख के बात खत्म, मैप का खेलो सारा का सारा। डरना नहीं है। मैं कैसे लिखता हूँ? तो ऐसे तो लिखता हूँ क्योंकि मेरे अंदर प्रोसेस डेवलप हुआ। समझ में आया? मजा आ रहा होगा। अब तो इस तरह बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन का उत्तर जो भी लिखा होगा पॉलिटी में आएगा इस तरह ही, बाद में बकवास, बाद में क्षेत्र, पहले क्वेश्चन। ठीक, फिर उससे क्या होगा पता क्या होगा? ठीक, उससे दिमागी क्वेश्चन के हिसाब से काम करेगा, क्वेश्चन के हिसाब से सोचोगे। यहां तक बताओ समझ में आएगी नहीं आया? या कौन सी जलवायु पाई जाएगी? मानसूनी जलवायु या कौन सी जलवायु पाई जाएगी? यहाँ कौन सी जलवायु? मरुस्थलीय जलवायु। पता समझ में आया? कोई दिक्कत? यहाँ तक क्वेश्चन का उत्तर भी मिल चुका है। ठीक, अब जरा एक बात बताऊं ना, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो तापमान है ना, वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पाया जाए। तापमान ज्यादा है कि नहीं है? जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे ना, तापमान डिक्रीज होता चला जाएगा। डिक्रीज मतलब जानते हो, घटता चला जाएगा। जैसे जैसे आप उत्तर की ओर जाओगे तो तापमान में गिरावट आती जाएगी। आप देखिएगा जैसे जैसे आप उत्तर लास्ट 90 डिग्री अक्षांश तक पहुंचेंगे, तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान, और ये बहुत कम तापमान होता है। चलिए देख लीजिए, आइए इधर। इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बीच वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा? तापमान कितना रहेगा यहां से? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। तो इस अक्षांश ज्यादा रहेगा तापमान, उसे बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इतनी बात बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश नीचे भी होगा, नीचे वाला मैंने बनाया नहीं हो बिल्कुल भी। कभी सोचे हाँ 30 डिग्री उत्तर तक है, जो ऊपर होगा वही नीचे होगा। मैं ऊपर वाले हिसाब लेके चल रहा हूँ सारा का सारा। यहाँ तापमान कितना डिग्री होगा? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। याद करो तो अच्छी बात है, नहीं याद रखो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया बात है? जिस पर्सन का उत्तर चाहिए ना मुझे, ठीक है, वो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं ना, जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, देखो अभी सूर्य होगा ना, देखो इतना मतलब यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं ना? आगे चलते हैं। मानसूनी जलवायु यहाँ सवाना जलवायु, यहाँ मरुस्थलीय जलवायु। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये वाला भाग दिखाई दे रहा था? दिखाई दे रहा? यहाँ सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट हो चुका। मान लो सूर्य क्या होगा? उत्तरायण। जैसे सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट हो चुका होगा तो बताओ उत्तर वाले भाग में गर्मी नहीं पड़ रही होगी। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट होगा, मैंने कहा सूर्य उत्तरायण होता दक्षिणायन होता, जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट होगा तो गर्मी नहीं पड़ रही होगी। जैसे गर्मी पड़ रही होगी तो इस वाले भाग में ना, इस वाले भाग में गर्मी पड़ रही होगी। तो ये क्या होगा? जो अक्षांश रेखा है ना, ये अक्षांश रेखा जो व्यापारिक क्रम थे, जो वाला भाग खिसक के ऊपर चला जाएगा। मैंने कहा कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। ये वाला भाग जो व्यापारिक क्रम वाला भाग है ना, खिसक के ऊपर चला जाएगा, खिसक के ऊपर चला जाएगा। देखो सूर्य ना उत्तरायण होना स्टार्ट हो चुका है। ये तीर की चिन्ह बता रहे कि सूर्य वाला भाग ना, ये वाला भाग जो व्यापारिक क्रम यहाँ चल लीजिए, अभी इधर चलेंगे व्यापारिक क्रम में, केवल इस भाग पर। मैंने कहा खिसकते रहते हैं, जो अक्षांश ये खिसकते रहते हैं। ठीक है, फिक्स नहीं है, ये तो हमने अपने हिसाब से बनाए है ना, बस स्लाइड खींच दी, काल्पनिक है ना। आज ये खिसकते रहते हैं, जैसे जैसे सूर्य ऊपर चला जाएगा। हो सकता है सूर्य किस दिन ऊपर भाग जाए, मैं बड़ी अक्षांश था पहले कितनी बर्फ पिघल जाएगी, कोई रोक थोड़ा लेगा सर। हमने तो 23.5 तक फिक्स कर दिया कि 23.5 के ऊपर जाता नहीं। आज समझ में, और किस दिन ऊपर चला गया फिर अक्षांश तुरंत भी बदल जाएंगे। आज समझ, फिर पता लग रहा है सूर्य ना वहां चला गया 66 पर, फिर एक कर्क रेखा का नाम देंगे 66 पर। भारत में तो कर्क रेखा ही भाग गई। फिर उच्च भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से ओवर गुजरती है? एक भी नहीं, 0 आंसर। फिर आगा मजा ऑप्शन में। समझ में आ नहीं बात है? तो ये लूज एंड पढ़ना बंद करो कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से ओवर गुजरती है। यूपीएससी में उसको कोई काम नहीं है। आया समझ में? क्यों कर्क रेखा क्यों गुजरती है वो पढ़ना पड़ा, क्यों गुजरती है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा? तो ये बताओ यहां सूर्य उत्तरायण हुआ होगा नहीं हुआ? सूर्य उत्तरायण हुआ। जैसे सूर्य उत्तरायण हुआ होगा तो ये जो वाला भाग है, जो ट्रेंड विंड है, ये अब इस भाग में चल रही होगी।
जैसे इस वाले भाग में चल रही होगी ना, ये सारा काम ग्रीष्म काल में होगा, क्योंकि जैसे सूर्य उत्तर जाएगा तो ग्रीष्म काल में होगा 30 से लेकर 40 अक्षांश के मध्य। और चाइना का देखना ना, चाइना का भाग 30 से लेकर 40 अक्षांश के मध्य पाया जाएगा, तुम देख लेना। उनके यहाँ ना जबरदस्त मात्रा में इधर प्रशांत महासागर में ये व्यापारिक करने चलेगी, और चाइना के इस वाले भाग में जबरदस्त मात्रा में वर्षा करेंगे। आया समझो, पानी ही पानी चारों तरफ, इसलिए चाइना में ना जबरदस्त मात्रा में चावल की खेती हो इस वाले भाग में। इसलिए तो यहाँ ना इस वाले स्थान पर ऐसी जलवायु और कहीं नहीं पाई जाती, चीन में पाई जा, इसलिए यहाँ की जलवायु को भी नाम अलग दे दिया। चीन वालों ने अपनी जलवायु का नाम अलग से रख लिया, क्या कहा, पूर्वी चीन तुल्य जलवायु। पूर्वी चीन तुल्य जलवायु, तुल्य का मतलब बराबर हो, पूर्वी चीन तुल्य जलवायु। हाँ, ऐसी जलवायु और कहीं नहीं पाई जाने की, चाइना में पाई जाएगी, चाइना की वो भी पूर्वी भाग में पाई जाएगी। आया समझ, क्यों, क्योंकि ना जो हमारे अक्षांश ये खिसक चुके, क्यों खिसके, क्योंकि जो सूर्य था ना वो उत्तरायण होता चला गया। आज समझो, जब जाकर चाइना के अंदर ना इसका क्या कहते हैं, इसका पूर्वी चीन तुल्य जलवायु का निर्माण हुआ। अरे मानसूनी जलवायु एक प्रकार की, क्योंकि यहाँ जो महाद्वीप के पूर्वी भाग में जो जलवायु पाई जाना वो मानसूनी जलवायु हो। जैसे जैसे आपको बढ़ेंगे ना पक्का मोती चली जाएगी, उसके अंदर नमी कमोती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि सारी वर्षा तो उसने महाद्वीप के पूर्वी भाग में टकरा कर दी। आज समझ, जैसे पश्चिम भाग में पहुंचेगे ना तो फिर सब खत्म होता चला जाएगा। इधर वाले भाग देखिए, इधर वाले भाग, इधर वाले भाग, इस वाले भाग बन जाएगा, बहुत कम मात्रा में वर्षा होगी, ना के बराबर। क्यों, सूर्योत्तरायण तो हुआ था, इस भाग में केवल उत्तरायण हुआ था, इस वाले भाग में उत्तरायण नहीं होता। बहुत कम मात्रा में इस वाले भाग में वर्षा होगी 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर, ना के बराबर वर्षा। और वर्षा की बूंद भी बहुत छोटी छोटी हल्की हल्की फुहारें। अब तुमने वो भाग देखा है चाइना का, अपने दिमाग में वर्ल्ड का मैप लेकर आओ, चाइना देखा, चाइना के इधर बीच में सेंट्रल एशिया के देश है, नाम बता रहा हूँ तुम, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया के देश दिखाई दे रहे मेरे तुम्हें। यहाँ कोई वर्षा नहीं होती, यहाँ कोई वर्षा नहीं है। यहाँ की जो घास भी पाई जाए ना, स्टेपी जलवायु पाई जाए, यहाँ से सूखा पड़ा है जबरदस्त मात्रा में। आया समझ लो, और ठंडी ठंडी हवाएं चलेगी, सिर्फ यूं हवाएं निकलने लगी, ऐसी हवाएं निकलेगी जिसके अंदर नमी नहीं आती, नमी नहीं आती, ऐसी हवाएं थी जो साफ साफ करके निकल जाएगी। जितनी वर्षा थी सारी पूर्वी भाग में कर दी चाइना के। यही कारण है कि जो यहाँ जो भी देश बसे हुए ना स्टेपी जलवायु में, जो देश बसे हुए गरीब हो चुके, जलवायु के कारण भी देश गरीब हो जा। आया समझ, चाइना इतना अमीर क्यों हो चुका, चाइना की भौगोलिक स्थिति भी इतनी जबरदस्त है। आज समझ लो, पूर्वी भाग को बसा हुआ, अब बताओ जो भी देश पूर्वी भाग को बसे हुए ऑटोमेटिक अमीर होंगे। भारत के अंदर देख लो, जो भी पूर्वी भाग को बसे हुए ना वो खुद अमीर होंगे, और जैसे जैसे हम इधर चले जाएंगे ना, यूपी देख लो बीच में फंसा हुआ। आज समझ लो, साइड में फंसा हुआ नहीं, इसलिए तो गरीब है यूपी। बिहार भी, बिहार क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है। उत्तराखंड इतना गरीब क्यों, भौगोलिक स्थिति ऐसी इसकी। आज समझ लो, तो भौगोलिक स्थिति के कारण भी ना, आया समझ लो, तो गरीबी का एक कारण वहां की भौगोलिक स्थिति भी हो। अगर गरीबी का पूछो क्या कारण हो, तो एक गरीबी का कारण पता लग गया। यही तो यूपीएससी समझ गए, पता लग गया कि गरीबी का कारण एक प्रकार की जलवायु के कारण भी गरीबी आओ। अरे एडिटोरियल में ऐसे तो एनालाइज करवा हो कि जलवायु के कारण गरीबी आ गई। अब कैसे आ गई, एडिटोरियल ठाके की लाइन लिखता था, जलवायु के कारण गरीबी आ गई, फिर वो समझागा नीचे करके पूरा का पूरा ऐसा ऐसा आ गई, ऐसा ऐसा ये योजना। समझ में, इसलिए जितने भी देश बसे हुए हैं, आया समझ लो, इसलिए हाँ ना खेती तो नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होती नहीं होती होगी। क्यों, क्योंकि स्टेपी जलवायु पाई जाना, स्टेपी और स्टेपी प्रकार का घास हुआ। आया समझ लो, लंबे लंबे सुंदर सुंदर घास, इतना बड़े बड़े घास हुआ, जितने बड़े बड़े, क्योंकि कम कम मात्रा में हल्की हल्की फुहारें पड़ती है। 20 से 25 सेंटीमीटर वर्षा, बहुत कम, ना के बराबर वर्षा हो। सेंट्रल एशिया के देशों को देख लो, कहीं भी देख लो, जो भी इसके भाग वाला क्षेत्र होगा, ऊपर साइड में इटली में चला जाओ, इतनी हमें नहीं मिलेंगे, तुम चले जाओ। और जैसे तुम इधर जाओगे यूरोप में जाओगे, तो फिर वहां यूरोप में ना अटलांटिक महासागर की जलवायु ऐसी होगी, वहां वर्षा कर देगी, इसलिए अमीर देश। तो जलवायु के कारण भी गरीबी मेरी बढ़ती है। आया समझ लो, क्योंकि वहां प्रोडक्ट भी फिर ऐसे हो, रहने के लिए उचित स्थान होगा। चाइना वाले देखो कितने तेज है, पूर्वी चीन तुल्य जलवायु नाम रख दिया। समझ में आगे चलो, इसे क्या बोलते हैं, स्टेपी जलवायु होने की। जैसे तुम इधर जाओगे ना तो तुम्हें भूमध्य सागर दिखाई देगा। भूमध्य सागर नाम सुना तुमने, भूमध्य सागर का, मैंने बताया मेडिटेरियन सी है। आज यहाँ खट्टे फलों का निर्माण हो, अच्छे अच्छे फल पाए जाए यहाँ से, समझ में आया। मैंने वहां तुम्हें बताया था स्ट्रोम्बोली तुल्य भी वहां एक प्रकार का ज्वालामुखी भी वहां स्तंभ प्रकाश हो, तो भूमध्य सागर में पाए जाए, वहां से उसके आसपास हो। बताया था नहीं मैंने तुम्हें, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाओ उसे। तो यही बताओ इस वाले स्थान पर। अब यहाँ ना, यहाँ चलती है उत्तर, पता कहाँ, 40 से लेकर 60 डिग्री अक्षांश के मध्य में पछवा पवनी चलती है। अब पछवा पवनी क्यों चल रहे, क्यों कह रहे, क्योंकि इधर हमारा पश्चिमी होता, इधर पश्चिमी होता हमारा,
पश्चिम में उठता। लेकिन ये जो व्यापारिक पवन चला, ये 30 तो नहीं चली तो चलेगी, आज 10 तो ऊपर और 30 के बीच में चलेगी, इसके ऊपर पछुआ पवन चलेगी, पछुआ पवन हम चलेंगे बिल्कुल भी। आज पुराना आदमी तो बात करना, जब हमने बाबा से बात करता था ना, और हम छत पर पड़े रहते थे, हम बहुत छोटे छोटे थे, ठीक, तो पता क्या कहते थे हमारे बाबा, ये कहते थे हमारे हम कहते थे बेटे आज पछुआ चल रही है तो बारिश नहीं आने की। मैं सोचा था यार बाबा को कैसे पता, क्या जलवायु शास्त्री का, बाद में जाकर पता चला क्यों ना पहले पता था तो वाकई में बारिश नहीं आई। मैंने कहा बाबा झूठ बोल रहे, क्या पता, टीवी में ऐसे बता रहे थे, टीवी वाले लोग बाबा को भी बाबा को सब पता था कि वाकई में जब पछुआ चलती तो बारिश नहीं होती। आज समझ में, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो पछुआ चलेगी ना तो उसमें बारिश नहीं होती। क्यों? पश्चिम तो जाने वाले हो ना नमी, तो हमारे यहाँ बारिश नहीं कर सकती, उसमें नमी नहीं होती, तो पहले इतनी सारी वर्षा छोड़ दे इधर ही। भारत का नक्शा देखा तुमने, भारत का नक्शा, उसमें जो पश्चिम तो जो हवा चलेगी ना उसमें सिर्फ हवा आगे, तो कहेंगे पश्चिम से हवा चल रही है, तो बोलेंगे पछुआ, पछुआ पवन, उसमें नमी नहीं होती हमारे यहाँ जो आगे। आज समझ लो, यानी हमारे बाबा को पहले से पता था, वे भी एक प्रकार के जलवायु शास्त्री थे, उनका साइंस कभी गलत नहीं हुआ। समझ में आया बात है? मतलब मुझे देख कैसे लगा, हमारे घर में पहले साइंटिस्ट सारे एक्सपेरिमेंट वाले थे क्या, ठीक, हम अपने पैरों, बाबा के पैरों को झूलते रहते थे, मेरे बेटे पछुआ चल रही, आज नहीं बारिश पड़ने की। मैंने कहा बाबा फिर कब चलेगी, कब पड़ेगी बारिश? बाबा ने कहा कि जब परवा चलेगी। इसका मतलब परवा, अच्छा परवा क्या हो? व्यापारिक पवन, भारत में जिम्मेदार व्यापारिक पवन। आया समझ में? नीचे से भी जब देख लो, जब बंगाली खाड़ी हो ना, बंगाली खाड़ी का मानसून उठेगा, भारत में घना घोर वर्षा करेगा। भारत में जितनी वर्षा हो बंगाली खाड़ी के कारण हो, बंगाली खाड़ी में ये वाला क्षेत्र आगा नहीं, उत्तर उठा के लेके चला जाएगा पवनों। आया समझ में? ITC के अंतर्गत ये आगा व्यापारिक पवन के अंदर ये अपना से यहाँ तक भी दिखा के, अंदर तक भी, अंतर्गत भी दिखा गई, ऐसा व्यवस्था कर देगा, ठीक, तो समझेंगे हम भारतीय भूगोल को तो बहुत अच्छी तरह समझेंगे, एक एक चीजों को भाला लगे। तो बाबा गलत नहीं आते, सही थे। बाबा ने जब पछुआ कहा था ना, क्या कहा था बाबा ने? पछुआ ही बोला था, हाँ पछुआ चल रही, पछुआ बारिश नहीं होने की। आज लेकिन पछुआ पवनों के कारण भी भारत में जगह वर्षा हो, जम्मू कश्मीर में जेट स्ट्रीम के कारण सर्दियों की जगह वर्षा हो जम्मू कश्मीर में, और कहीं वर्षा नहीं होती, वही पछुआ पवनों के कारण नहीं हो। और हम जम्मू कश्मीर थोड़ा थे, हम तो यहाँ यूपी में रहते उस टाइम। आया समझ लो, तो बाबा सही थे, बाबा सही थे। आया समझ लो, ठीक। पक्षियों को देखकर नजर लगा देते थे, पक्षी किधर जा रहे हैं, पक्षियों को उधर जाना आसान हो जिधर की हवा चल। आया समझ लो, कि सारे पक्षी इधर जा रहे, पछुआ पवनों की दिशा में जा रहे, बारिश नहीं आने की। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट खुद आजमाया हूं, वो बताया मैंने कहा मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल इंसान हूं। चलो इतना बताओ, समझ में आया कि नहीं? अच्छा ये मुझे पछुआ पवन है 40 से लेकर 60 के मध्य चलती है, उत्तर में भी यही हाल है, बस दक्षिण में भी यही हाल है, चलती है पक्का। लेकिन ये अक्षांश है ना, खिसकते रहती है, ये अक्षांश ना खिसकते रहती है, और पता कैसे खिसकते रहते हैं? ये अक्षांश खिसकता, अब नीचे आ चुका, लेकिन जो नीचे आ गया ना, पक्की बात है शीत ऋतु बढ़ रही होगी। आज बोलो, शीत ऋतु में ये वाला स्थान खिसक कर नीचे चला आएगा, शीत ऋतु में, शीतकाल में ये वाला स्थान खिसक कर। मैंने कहा अक्षांश कभी भी एक जैसे नहीं, मैं कह रहा हूँ इस अक्षांश मत समझना पूरा का पूरा, ये वाला स्थान ये अलग तरीके से खिसका होगा, अलग तरीके से खिसका होगा। कभी सोचो कि यहाँ का खिसका होगा तो पूरा ही खिसका होगा, ज्यादा भावना में मैंने जरूरत नहीं है। शीतकाल की बात बता रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ शीतकाल, कौन सा काल है? मैंने सुविधा के लिए बनाया, ऐसा कहीं नहीं है। बस आया समझ में? मैंने कहा शीतकाल में जो पछुआ पवन हो ना, वे 40 से लेकर 60 के मध्य चलती है। अब ये जो प्रिया क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं ये तो बता रहा था कि 40 से लेकर 60 के मध्य चले पछुआ पवन, और ये उत्तर में चलेगी, दक्षिण में चलेगी, दक्षिण में चलेगी, उत्तर में चलेगी। आया समझ में? चलिए पछुआ पवन होने, पछुआ पवन यूरोप का नाम सुना तुमने? पश्चिमी यूरोप हो, यूरोप का नक्शा देखना, उसमें फ्रांस हो, पुर्तगाल हो, इधर साइड में इंग्लैंड हो, ठीक है, जितने भी देश है, स्वीडन, नॉर्वे, इधर के देश है, जितने यूरोप के देश है सारे इसके पूरी। तो यहाँ की जो पश्चिमी यूरोप के देश है, जो यहाँ की जो जलवायु होगी ना पछुआ पवनों के कारण, उसको पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु बोल रहा है, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। यहाँ तो जबरदस्त मात्रा में खेती होगी, क्योंकि जबरदस्त मात्रा में वर्षा हो, पछुआ पवन वर्षा कर दे, भाग में जाएगा, क्या दिक्कत हो रही है? पछुआ पवन तो फिर पछुआ पवन जब इस मात्रा में जाकर वर्षा कर देगी, फिर ये वाला भाग सूखे में चला जाएगा। आया समझ लेगा तुम? इस वाले भाग में तो वर्षा होगी पछुआ पवनों के कारण, जो व्यापारिक पवन होगी, मैं तो व्यापारिक पवन जो होगी पूर्वी भाग को ज्यादा वर्षा कर देगी। आया समझ? ठीक। अब इस वाले भाग में, ये वाला भाग मैंने कहा था जब चलो सूर्य दक्षिणायन होना स्टार्ट होगा, जब सूर्य दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो शीतकाल में ये वाला भाग खिसक नीचे चला आएगा। ये वाला भाग नीचे नहीं खिसक जाएगा, ये वाला भाग नीचे खिसक जाएगा ना, ये वाला भाग नीचे खिसक जाएगा,
तो यहाँ चला गया, यहाँ पता पड़ा कौन सा क्षेत्र पड़ा, भूमध्य सागर। वर्ल्ड मैप में देख लेना जाएगा, आए समझ में, ये वाला भाग नीचे खिसक जाएगा। कौन से काल में खिसका जाए, जो व्यापारिक पौने 40 से लेकर 60 के मध्य चल रही थी ना, वे ना भूमध्य सागर के आसपास 30 से लेकर 40 के मध्य चलेगी, वो भी पश्चिमी भाग पर चलेगी। कौन से पौने, पछुआ पौने। अरे पछुआ पौने में यहाँ पर साइड से धीरे धीरे जब चलना स्टार्ट करेगी, यहाँ पे ये इन्हें कोई रास्ता ही मिलेगा, धीरे धीरे इसके अंदर चलती 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 जहाँ भी जो चलता जाएगा, इस भाग के सारे में चीन तक, भारत तक इनका असर दिखाई देगा पछुआ पवनों का। इन पछुआ पवनों को ना पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, दूसरी भाषा में जेट स्ट्रीम कहते हैं, ऐसे चलती है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, देवर स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम, क्या देवर स्ट्रीम बताऊं तुमको, कौन सा स्ट्रीम, स्ट्रीम माने धारा, जेट धाराएं, जेट धाराएं भारत में वर्षा करती है। हाँ, कहाँ, भारत के उत्तरी भाग में, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। ये भी सवाल पूछा हुआ यूपीएससी में, क्या जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में वर्षा होती है? यस, कहाँ, भारत के उत्तरी भाग में, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। ओके, पछुआ पवने पता लग गया वाला भाग यहाँ क्यों आया, पछुआ पवने ना, आज समझ। मैंने कहा जो पेटियां होने, वायुदाब पेटियां, वायुदाब पेटियों में खिसका होता रहता, कभी भी एक जैसी नहीं रहती। वायुदाब जो पेटियां हो ना, ये नीचे खिसकती रहती है, खिसक बेचारी यहाँ नीचे चली आई। आज समझ में, पछुआ पवन कब 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 आई, शीतकाल में। सूर्य ने पता क्या हुआ, दक्षिणायन होना स्टार्ट हुआ, कारण पता लग चुका, कोई दिक्कत। उसके बाद जैसे जैसे चलेगी ना इस बात, उसके बाद सुनो, मैंने कहा ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग फिर आधा सूखा रह जाएगा, इस वाले भाग में फिर वायु चल नहीं सकती। तो यहाँ ना फिर तापमान देखो कितना है, यहाँ तापमान 10 से लेकर 30 सेंटीग्रेड के बीच में, यहाँ तापमान क्योंकि ध्रुव की तरफ जाने तापमान घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा 3 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो बीच का क्षेत्र है वाला बीच का क्षेत्र है, हाँ 30 से लेकर 40 के बीच का, इसे बोल रहे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जो क्वेश्चन बताया था ऐसे नाम नहीं आ रहे, ये बोल रहे ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब तुमसे एक सवाल पूछा गया, बताओ पूर्वी चीन तुल्य जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आती है, अंतर्गत आती है। तो ये तो सवाल है, कैसे सवाल है, ये तो सवाल है। स्टेपी जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत है, सही है गलत है? इसकी जगह लिखा था स्टेपी जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो ये गलत है। इसी तरह आएगा, हमको देख लो तो कुछ भी तो लग नहीं है, ऐसा सवाल उठा कर देगा। तो यहाँ की जो जलवायु होगी ना, भूमध्य सागर यहाँ से, तो इसके नाम पर भूमध्य सागर के नाम पर इसका नाम रख दिया, भूमध्य सागरीय जलवायु। तो यहाँ की जो जलवायु होगी ना, उसे बोल रहे भूमध्य सागरीय जलवायु। तो यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम आ गई ना, तो हम पता क्या कहेंगे, यूं नहीं कहने के यहाँ बादल फट गए, यहाँ ये हो गया, यहाँ ज्यादा बारिश पड़ रही है, कम बारिश पड़ रही है, ऐसा नहीं कहने के। हमारा कहने का तरीका थोड़ा व्यापक टर्म होगा, और हमारी सोच ना अनौपचारिक तरह को औपचारिक होगी। हम ऐसे बोल रहे यूपीएससी स्टूडेंट भूमध्य सागरीय जलवायु परिवर्तन होगा, समझ कैसे पढ़ेंगे, भूमध्य सागरीय जलवायु में परिवर्तन होगा। अब जो परिवर्तन हो वो दीर्घकालिक हुआ, क्योंकि जलवायु परिवर्तन दीर्घकालिक हो, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, समझ आई बात है? कोई दिक्कत? सही सुनाऊंगा, कैसे सुनाऊं, दर्द भरी? यार इस तो सब पछुआ पवनों से संबंधित शायरी सुनाओ। क्यों शायरी का नाश कर रहे? तो गाना सुना दो है, नहीं मैं बोल रही कोई गानों का तो नाम हो रहा है कि गाना बना कैसे हो, आज बात बात में गाना लेकर आए हैं। ठीक, तो मेरे यार बदलना जाना जलवायु की तरह, ठीक हो गया तेरा उद्धार। यहाँ तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? आगे चले, यहाँ वाला जो क्षेत्र होगा, अब जो रूस का नाम सुना तुमने, रूस का और यूरोप के बीच का जो क्षेत्र, वहां पर्दा बीच में पता कौन सा क्षेत्र, साइबेरियन क्षेत्र। पर्दा नहीं पढ़ाए थे तुमको, मैं पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? और वहां बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है, ना के बराबर बारिश। आज समझ में, ना के बराबर। यूक्रेन का नाम नहीं सुना, साइबेरियन क्षेत्र के अंतर्गत चला, उसके ऊपर का जो भाग होगा ना उत्तर का, साइबेरियन क्षेत्र के अंतर्गत चला। आज समझ में, ठीक। उसके बाद साइड में इधर यहाँ देखो, यहाँ पढ़ा सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु, कौन सी? अब इसका मतलब समझाना चाहता हूं मैं, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु का मतलब क्या है?
मैपिंग और शॉपिंग तो मुझे बहुत नफरत है। मैंने मैपिंग में अच्छी नहीं है, मैंने कहा मैपिंग तो शॉपिंग तो मुझे बहुत नफरत है। देख लो यहाँ पता क्या हो, जब तुम पढ़ा रहा था ना इसका उत्तरी अमेरिका का मैप पढ़ाया था पहले तुम, यहाँ पे यहाँ पे तुम 5 महान झीलें पढ़ाई थी, 5 महान झीलें बताई थी बेटा तुमने। और यहाँ पे की नदी बहती है सेंट लॉरेंस नदी बहती है। ये चली हद पछुआ पौने चली यहाँ तक, कौन सी पौने धीरे धीरे साइबेरिया तक कम पहुंची। इस मात्रा में जैसे पहुंचेगी तो नमी नहीं होगी इसके अंदर, हो जाएगी नमी, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ ये चलिए हमारी पछुआ पौने चल रही हमारी पछुआ पौने चली यहाँ चलिए पछुआ पौने यहाँ तो इसके अंदर नमी नहीं है, नमी नहीं है जब क्षेत्र में जाते हैं आपको। और जैसे नमी नहीं है ना इसके अंतर्गत तो पता क्या होगा, इस वाले भाग में जब नमी नहीं होती, इस वाले भाग में नमी नहीं है यहाँ तो 5 महान झीलें। और जो नहर के ऊपर का जो क्षेत्र हो ना, कभी तुम नहर के पास जाना और सुबह सुबह देखना उसके ऊपर ओस पड़ी रहती है, उसके अंदर वही तो नमी हो आज। और ये पछुआ पौने चल रहे थे, वैसे तो ये वर्षा कर ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसके पास वायु के पास नमी नहीं है, सारी नमी तो इधर वाले भागों ने चुरा ली। ऐसा समझो, इसका मतलब इस वाला भाग, ये वाला भाग ना शुष्क हो जाना चाहिए, मरुस्थल में तब्दील होना चाहिए। लेकिन देखो तो कुदरत का करिश्मा तो देखो क्या होगा, यहाँ 5 महान झीलें, उन्हें ऊपर से जल प्राप्त होता रहता। आज समझो पानी होगा तो यहाँ इसके आसपास तो ऊपर वाले भाग में नमी होगी। पवनों को देखो क्या कर्तव्य होगा, ये पवनी जो ऊपर उधर तो जा रही थी, खाली हो चुकी थी, इनके पास नमी नहीं होगी, यहाँ तक जाएगी, इस वाले भाग में जैसे पहुंचेगी इस बार तो उसके ऊपर की जो झील होगी उनके ऊपर की नमी चुरा लेगी, फिर इस वाले भाग में जबरदस्त मात्रा में वर्षा करेगी, नमी चुरा के उस वाले भाग में वर्षा कर देगी। जब कर देगी ना तो वहां तक एक नदी निकलेगी, उसे बोलते हैं सेंट लॉरेंस नदी। और सेंट लॉरेंस नदी बस ऐसा क्षेत्र एक ही जगह पूरी दुनिया में, अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, और उत्तरी अमेरिका में वही कहाँ, कनाडा में। आया समझ लो, उत्तरी अमेरिका में कहाँ, कनाडा में, और कनाडा में पाया जाएगा तो उसके नाम पर ही यहाँ सेंट लॉरेंस नदी के नाम पर इसके नाम पर इसका नाम रख दिया सेंट लॉरेंस जलवायु। और कहीं आई नहीं ऐसा क्षेत्र। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? मजा आ रहा है डायग्राम में? ठीक, मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर याद रखना बात है, लिखने बैठ जाओगे ना तो आंख भर आ जाएगी तुम्हारी। इसमें समझ में आ रहा, कल को सारा समझूंगा। और देख लेना यहाँ ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से स्थान आ गए। भूमध्य सागरीय जलवायु ना उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, भूमध्य सागरीय जलवायु ना उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। पूर्वी चीन तुल्य जलवायु होगी ना, वो ना उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उसके बाद सेंट लॉरेंस जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ पर तापमान 30 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहता है। कहा जाता है कि पछुआ पौधे कहा जाता है कि पछुआ पौधे धीरे धीरे जैसे पश्चिमी यूरोप पर पहुंचती है तो वहां पर घनघोर मात्रा में वर्षा करती है। जैसे जैसे वह साइबेरियन क्षेत्र की ओर पहुंचती है तो उसके अंदर नमी की मात्रा कम होने लगती है और यह कम मात्रा में वर्षा करती है। लेकिन देखिए कुदरत का करिश्मा यह है, 5 महान जिलों के पास से जब होकर गुजरती है वहां से नमी चुरा लेती है और उस भाग में घनघोर वर्षा करती है। इस प्रकार सेंट लॉरेंस नदी का जन्म होता है। ऐसी जलवायु केवल पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही जगह उत्तरी कनाडा में पाई जाती है। इस प्रकार वहां की जलवायु को सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु कहा जाता है। ये तो भाषा लिखनी है, क्या लिखनी है जो मैंने बोल बताया, ये तो भाषा लिखनी, बस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इतना व्यवहारिक बना दिया ना सर, समझ में आया बात। और ये पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, ये जो ऊपर के नाम दे रहा हूं ऐसी दक्षिण में पाई जाएगी भाई, दक्षिण में भी आज जिन्होंने पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु कहा ना, इसे ब्रिटिश तुल्य जलवायु कहते हैं। और जब ऑस्ट्रेलिया का मैप पढ़ाया था ना उसमें लिखवाया था ब्रिटिश तुल्य जलवायु, तो ऐसे ही दक्षिण में जैसा हाल उत्तर में ऐसे ही दक्षिण में पढ़ाया था। नहीं मैंने कहा यहाँ की ब्रिटिश तुल्य जलवायु, यहाँ के अंदर यहाँ जो शराब इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पनपा हुआ। वो क्यों कह रहा था, मैं ये तो कह रहा था हाल क्या है दिलों का। चलो इधर देखो 60 यहाँ देखो 3 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो क्षेत्र पाया जाएगा, तापमान इतना पाया जाएगा और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा। उसके बाद जैसे ऊपर जाओगे ना तो जो पत्तियां होंगी ना पेड़ की छोटी छोटी होती चली जाएगी, छोटी छोटी कांटों में तब्दील होती चली जाएगी। क्यों? और धीरे धीरे उनका आकार ऐसे होता चला जाएगा। ऐसे जो पेड़ भी देखोगे बहुत लंबे लंबे ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी। ऊंचाई क्यों बढ़ेगी? ऊंचाई इसके कारण बढ़ेगी, वो जो पेड़ हो ऊंचाई पहाड़ों के पेड़ की चाहिए
क्योंकि उसे ना बहुत अधिक मात्रा में धूप चाहिए होती है, और धीरे धीरे धूप खोजने के लिए अपनी लंबाई बढ़ा लगा, धीरे धीरे उठ को देखेगा धूप तो नहीं आ रही, धूप तो नहीं आ रही, इसलिए बढ़ता चले जाएगा। समझ में आया पेड़ की ऊंचाई कैसे बढ़ती है? जिंदगी भर नहीं भूलने के लिए। समझ में आया नहीं? ऐसे लिए पेड़ ऊंचे ऊंचे पाए जाओ वहां से। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है तक? कहाँ जहाँ के पेड़ को तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है। आज तो धूप लेने के लिए जादू की तरह धूप क्या चाहिए? धूप। तो जो पेड़ में ऊंचे ऊंचे चले जाएंगे, उसके बाद क्या है, और वहां जबरदस्त मात्रा में बर्फ भी पड़ती है, तो वहां की पत्तियां ना, वहां के पेड़ को खुद ही बता कि जो बर्फ आगे ना ऐसे पड़ेगी, ऐसे ढल के चली जाएगी, ऐसे पड़ेगी, ऐसे ढल के चली जाएगी। और गए आगे पेड़ की तरह मुंह खड़ा सांड की तरह। चुप हो जाओ। इसलिए जब वहां की जो जलवायु होगी ना, पेड़ के नाम पर उसका नाम रखा गया टेगा जलवायु। टेगा आज में टेगा जलवायु। ऊपर जो पाई जाएंगे टुंड्रा जलवायु, टुंड्रा वनस्पति पाई जाएगी, उसके नाम पर इसका नाम रखा है टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति पाई जाएगी, टुंड्रा जलवायु पाई जाएगी। इसका मतलब पता क्या, जैसे जैसे जाओगे ना आप, तो इस क्षेत्र में जैसे जाओगे तो वहां की पेड़ पर पत्ती गिरनी स्टार्ट हो जाएगी, तो पेड़ पर कांटे पाए जाएंगे। इसे तुम बर्फ में देखना, कोई भी पेड़ खड़ा हुआ उसको हरी पत्ती नहीं मिलेगी तुम्हें बिल्कुल भी, वो सब चीजें कांटा में तब्दील हो जाएगी। आया समझ? वो बर्फ सहन कर सकती है, उसको बर्फ लिपटी हुई रहती है चारों तरफ। समझ में आई बात है? और जो पेड़ का आकार है, पेड़ का आकार कोन के टाइप का हो जाओ, कोन के टाइप का हो जाता। इसलिए यहाँ के जो लोग हो ना, हाँ अपने घर भी कोन के टाइप में बनाते हैं, ऐसे शंकु, ताकि बर्फ गिरेगी ऐसे चला जा, चाहे ऐसे चली जाए बर्फ। ऐसे नहीं बना सकते बर्फ, अगर बर्फ उसके ऊपर जम जाएगी ना, फिर उसके ऊपर भार बढ़ जाएगा, उसका घर टूट जाएगा। आया समझ में? ठीक, थोड़ा साइंस से पता लग रहा है, भूगोल कैसे होगा, साइंस है भूगोल क्या है, बात समझ में आई नहीं आई? तो बताओ, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो कोनधारी वनों का विकास होता होगा नहीं? तो कोनधारी वन यहाँ पाए जाते हैं 60 से लेकर 70 के बीच में। ठीक, जो कोनधारी वन होंगे यहाँ, उसकी जो वनस्पति है टैगा वनस्पति बोल रहे हैं, टैगा वनस्पति, ये टुंड्रा वनस्पति बोल रहे हैं। उसके बाद दुर्ग जलवायु पाई जाएगी, तो पेड़ पौधे मिलने के लिए बिल्कुल तापमान वही है, देखो -3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। ऐसे क्षेत्र को शीत कटिबंधीय क्षेत्र बोल लेंगे, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मजा आएगा नहीं आएगा? समझ कोई दिक्कत? ठीक है, फिर हो गया, घर जाके वीडियो देख लेना, है नहीं? मजाक बनाने की तो आदत है ही तुम्हें। कोई दिक्कत? ठीक, देखना शांति के साथ बैठ के पढ़ेगा। वैसे ही वीडियो देखने में मुझे पता कब आगा, रात को रजाई में, सर्दियों में। ठीक है, चलो अब हम क्या करने वाले, पता क्या करने वाले? अब हम दूसरी तरफ जाने वाले, और दूसरी तरफ जाकर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण समझने वाले। क्या कहा था इन्होंने?